अध्याय 63 विजयी वापसी। उसकी बाईं आंख की विमा में एक तस्वीर दिखाई दी। उसने उस तस्वीर को अपने दिमाग में कॉपी कर लिया था और हालांकि यह पूरी तरह से एक पवित्र मार्शल आर्ट नहीं थी, फिर भी यह चरम श्रेणी की मार्शल आर्ट से बढ़कर थी। बहती हवा की मुद्रा। नकुल शॉ ने तस्वीर के नीचे नाम देखा। ये चाल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले नीरज शॉ ने इस्तेमाल की थी, लेकिन नीरज ने तो बस इसके किनारों को ही छुआ था। जल्द ही दूसरी तस्वीर उसके दिमाग में दिखाई दी। दूसरी तस्वीर का दृश्य पहली तस्वीर की तुलना में अधिक जटिल था। दूसरी मुद्रा बवंडर। नकुल शॉ ने सफलतापूर्वक उस तस्वीर को अपने दिमाग में कॉपी कर लिया, लेकिन थकान की एक लहर उसे महसूस हुई। वह जितनी जटिल चीज कॉपी करता उतनी ही अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च होती थी। तीसरी मुद्रा आंशिक हवा की मुद्रा। नकुल शॉ ने अपने दांत भींचे और जबरदस्ती उस तस्वीर को अपने दिमाग में उतार लिया। ये पिछली वाली से भी अधिक जटिल थी और इस समय वह और भी अधिक थका हुआ महसूस कर रहा था। नकुल शॉ के माथे से ठंडा पसीना निकल रहा था और उसकी बची हुई ऊर्जा के साथ ये स्पष्ट था कि वह चौथी तस्वीर को कॉपी नहीं कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर वह ठीक होने के लिए एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक को प्रसारित करने लगा। कमरे के बाहर तीनों बुजुर्ग कमरे को केवल 30 सांसों तक ही बनाए रख सकते थे और समय हर पल बीतने के साथ कम होता जा रहा था। 10 सांसें, 15 सांसें, 20 सांसें। उसके पास बचा हुआ समय अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। 25 सांसें, 26 सांसें, 27 सांसें। नकुल शॉ की सांसें तेज और तेज हो गईं। इस समय थकान दूर होने लगी थी। आखिरी 2 सांसों पर जलती हवा की फांक। नकुल शॉ की बाईं आंख अचानक खुली और उसकी आंख पर एक हल्की हरी रोशनी दिखाई दी, क्योंकि उसने चौथी तस्वीर को जबरदस्ती कॉपी कर लिया था। अगले ही पल उसे अपनी चेतना पर आग की एक दीवार का हमला महसूस हुआ। अराजक जलती हुई हवा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करती हुई लग रही थी। क्या ये शक्ति योद्धाओं की सीमा के भीतर है? नकुल शॉ को लगा कि उसका मुंह सूख गया है और ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का सारा पानी सूख गया हो। लेकिन असल में उसे किसी भी तरह से चोट नहीं लगी थी, ये सिर्फ एक भ्रम था। शुवा। चौथी तस्वीर उसकी बाईं आंख में ले ली गई। हो गया। नकुल शॉ थककर अपने नितंबों के बल गिर पड़ा। लगभग उसी समय बाहर के तीनों बुजुर्गों ने अपनी आंतरिक शक्ति वापस ले ली। दीवार पर लगी तस्वीरें एक बार फिर रुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ साधारण तस्वीरें हों। आपको कितनी समझ मिली? बाहर के तीनों बुजुर्गों ने पूछा। समझ? नकुल शॉ हिचकिचाया। उसने वास्तव में अभी तक तीसरी मंजिल से कोई समझ हासिल नहीं की थी। ये ठीक है, ये तस्वीरें काफी धुंधली हैं और अंदर गए ज्यादातर प्रतिभाशाली लोगों को लगभग कुछ भी नहीं मिला है, एल्डर शॉ ने उसे दिलासा दिया। नकुल शॉ को कोई समझ न मिलने पर उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। हाँ, भले ही आपने कुछ पाया हो, लेकिन जो थोड़ी सी मात्रा आपको मिली है वह भी चरम श्रेणी की मार्शल आर्ट से बेहतर नहीं है, दूसरे बुजुर्गों में से एक ने सहमति में सिर हिलाया। तीसरी मंजिल को 2 कारणों से कभी नहीं खोला गया था। एक, इसके लिए एक साथ 3 बुजुर्गों की शक्ति की आवश्यकता थी और वे इसे केवल 30 सांसों तक ही बनाए रख सकते थे। दूसरा, पवित्र मार्शल आर्ट बहुत धुंधली थी और प्राप्त हुई समझ बहुत कम थी। 30 सांसें किसी के लिए भी पूरी तरह से कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत कम थीं। आपके प्रयास के लिए धन्यवाद बुजुर्गों। नकुल शॉ बिल्कुल भी निराश नहीं लग रहा था। हाँ, यह सच था कि उसने 30 सांसों के भीतर कुछ भी हासिल नहीं किया था, लेकिन उसने चारों तस्वीरों को अपने दिमाग में कॉपी कर लिया था। घर लौटते हुए नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सबसे पहले अपनी मानसिक ऊर्जा को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर जब उसकी मानसिक ऊर्जा अपनी चरम अवस्था में पहुंच गई तो उसने 4 आंशिक पवित्र मार्शल आर्ट कौशलों की जांच करना शुरू किया। वे चारों पूरी तरह से पवित्र मार्शल आर्ट नहीं थीं, क्योंकि उनमें कुछ हिस्से गायब थे और वे धुंधली थीं। लेकिन फिर भी नकुल शॉ को लगा कि ये कौशल उतने मुश्किल नहीं थे। पहली और दूसरी मुद्राएं उसके रहस्यमयी हवा की हथेली से आसान थीं और तीसरी मुद्रा उसके बराबर थी। चौथी मुद्रा में सब कुछ नष्ट करने की इच्छा थी। भले ही यह अधूरी थी, फिर भी यह मानव शरीर की सीमाओं से अधिक थी। कुछ देर बाद नकुल शॉ ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपना सिर हिलाया। वह केवल पहली चाल, बहती हवा की मुद्रा, को पूरी तरह से समझ पाया था, लेकिन इस कौशल को पूरी तरह से समझने का उसकी समग्र ताकत पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। यह एक चरम श्रेणी की मार्शल आर्ट सीखने जितना भी अच्छा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली चाल, बहती हवा की मुद्रा, एक सहायक कौशल था, न कि आक्रामक या रक्षात्मक कौशल। इस वजह से नकुल शॉ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसे यह महसूस हो रहा था कि ये चारों कौशल अभी उसके लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में ये काम आएंगे। दूसरे दिन की सुबह नकुल शॉ अपने माता पिता के साथ ग्रीनलीफ गांव वापस चले गए। 2 दिनों में वह सनफेदर शहर छोड़कर हजारों मील दूर गुआसन प्रांत शहर जाएगा। पलक झपकते ही मुझे मुख्य शाखा में आए लगभग 1 साल हो गया है। नकुल शॉ को याद आया कि जब वह अंदर आया था तब वह केवल पहले रैंक का योद्धा था।
1 साल के समय में वह छलांग और सीमा से बढ़ गया था और 6ठे रैंक तक पहुंच गया था। आपकी खेती और उम्र के साथ ग्रीनलीफ गांव में कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है, उसके पिता तरुण शॉ ने कहा। उसके माता पिता दोनों को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। शाखा संप्रदाय का नेता विकास शॉ था, एक बूढ़ा आदमी जो 4थे रैंक तक पहुंच गया था। उसके अलावा सबसे मजबूत ग्रामीण 3रे रैंक के थे। जब उन्हें नकुल शॉ की वापसी की खबर मिली तो परिवार के मुखिया खुद उसका स्वागत करने के लिए बाहर आए। उस समय नकुल शॉ भी ग्रीनलीफ गांव का शीर्ष प्रतिभाशाली था। अब वह एक नायक की तरह वापस लौटा था। जल्द ही वे शाखा संप्रदाय के मंडप में चले गए। यह इमारत मुख्य संप्रदाय की इमारत के पास भी नहीं थी। इसकी उम्र के कारण इसमें हर जगह फटे हुए छेद थे। नकुल, तुम्हारी आज की उपलब्धियां मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक हैं, विकास शॉ मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया। सिर्फ एक छोटे से साल के समय में नकुल शॉ 5वें रैंक तक पहुंच गया था और वह शाखा संप्रदाय में सबसे मजबूत था। ये कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आमतौर पर शाखा संप्रदाय द्वारा अनुशंसित युवाओं को वापस भेज दिया जाता था। सच कहूं तो शाखा संप्रदाय के बुजुर्गों ने उनमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। जब नकुल शॉ को सच्चाई का पता चला तो वह थोड़ा दंग रह गया। ग्रीनलीफ गांव के बुजुर्गों ने कभी नहीं सोचा था कि वह मुख्य संप्रदाय में प्रतिभाशाली लोगों में से एक बन जाएगा। उन्होंने तो उसके वापस भेजे जाने की भी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही लोग बोल रहे थे, मुख्य द्वार के बाहर से चीखें और चिल्लाहटें आईं। क्या हुआ? नकुल शॉ की भौहें सिकुड़ गईं और कमरे में बातचीत रुक गई। संप्रदाय प्रमुख, टाइगर परिवार के लोग फिर से परेशानी पैदा करने आए हैं। कुछ युवक जिनके चेहरे पर खरोंचें थीं अंदर दौड़ते हुए आए। हास्यास्पद। परिवार के मुखिया विकास शॉ खड़े हो गए। टाइगर परिवार। नकुल शॉ की आंखों में चमक आई। उसका जन्म ग्रीनलीफ गांव में हुआ था और इसलिए वह टाइगर परिवार से परिचित था। पिछले कुछ पीढ़ियों से टाइगर परिवार तेजी से बड़ा और ताकत में विस्तार किया और वे ग्रीनलीफ गांव के भीतर सबसे बड़ा गुट बन गए थे। हालांकि ग्रीनलीफ गांव की तुलना सनफेदर शहर से नहीं की जा सकती थी, फिर भी टाइगर एक ऐसी ताकत थे जिस पर ध्यान देना जरूरी था। नकुल शॉ को याद आया कि टाइगर परिवार में 5वें रैंक के 2 से 3 योद्धाओं की अफवाहें थीं। पिछले 1 साल से टाइगर परिवार ने कई परिवारों की संपत्तियां ले ली हैं और अब वे हमारी खान को केवल 3000 चांदी के टुकड़ों में खरीदना चाहते हैं, विकास शॉ ने गुस्से में कहा। हे, टाइगर परिवार में हिम्मत तो है। नकुल शॉ ने ठंडी हंसी हंसी फिर बाहर चला गया। नकुल, जल्दी मत करो। टाइगर परिवार के पास अब 6ठे रैंक का एक योद्धा है। संप्रदाय नेता ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। नकुल शॉ मजबूत था लेकिन वह केवल एक ही व्यक्ति था। वह टाइगर परिवार से कैसे लड़ सकता था? अकेले टाइगर परिवार में ही 10 मार्शल आर्टिस्ट थे। 2 5वें तक पहुंच गए थे और अब एक 6ठे तक पहुंच गया था। गुस्से में ड्रैगन मुट्ठी। गेट के बाहर नकुल शॉ ने टाइगर परिवार के एक योद्धा को मुक्का मारा। ये लड़का 5वें रैंक का है। सब एक साथ हमला करो, नेता चिल्लाया। समूह ने तुरंत नकुल शॉ पर हमला कर दिया। जल्दी नकुल का समर्थन करो, तरुण शॉ और विकास शॉ दोनों चिल्लाए। स्थिति में अराजकता फैल गई। मुझे अकेले लड़ने दो, नकुल शॉ ने भीड़ से चिल्लाया। बूम बूम बूम। उसकी टांग ने तुरंत टाइगर परिवार के कई योद्धाओं को हवा में उड़ा दिया। नकुल शॉ ने अकेले ही लोगों की भीड़ का सामना किया। उसके दायरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बदले में टूटे हुए अंग मिले। नकुल शॉ जल्द ही एक धुंध में बदल गया और नेता को गिरा दिया। आहा, युवा मालिक, कृपया हमें माफ कर दें। समूह को एक ही व्यक्ति ने हरा दिया था। चीख और धूल के बीच वह आकृति इतनी सुंदर और लंबी लग रही थी। हा, शॉ शाखा संप्रदाय के लोगों ने आखिरकार अपनी हंसी छोड़ दी। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। ये लोग बस बहुत कमजोर थे। वह टाइगर परिवार निश्चित रूप से बदला लेने आएगा। क्या हमें पहले अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं करना चाहिए? विकास शॉ परेशान लग रहा था। टाइगर परिवार आखिर ग्रीनलीफ गांव में सबसे मजबूत गुट था और यह शॉ शाखा परिवार से 10 गुना मजबूत था। बचाव करें, नकुल शॉ ने ठंडे लहजे में कहा। हमें बचाव करने की क्या जरूरत है? हम क्यों न खुद ही उनके पास चले जाएं? अध्याय 64। शिकारी कौन है? हमें बचाव क्यों करना चाहिए? हमें जाकर उन सभी को मार देना चाहिए। नकुल शॉ के शब्दों ने दूसरों को चौंका दिया। टाइगर परिवार पर हमला। विकास शॉ डर से भर गया। नहीं, टाइगर परिवार ग्रीनलीफ गांव का भगवान है। उनके दिमाग में टाइगर परिवार अजेय था। वे केवल बचाव कर सकते थे। जहां तक आक्रामक होने की बात थी, वे इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करते थे जब तक कि उन्हें न लगे कि उनकी जिंदगी बहुत लंबी है। यह मुझ पर छोड़ दो। नकुल शॉ ने जहां वह खड़ा था वहां एक परछाई छोड़ दी। अगले ही पल वह छत पर कूद गया और कुछ ही सांसों में गायब हो गया। अच्छा नहीं, विकास शॉ और तरुण शॉ असहज महसूस कर रहे थे। एक युवक टाइगर परिवार को कैसे हरा सकता था? उसके पीछे जाओ, दोनों ने कमरे के अंदर से चिल्लाया। हालांकि ग्रीनलीफ गांव में कोई भी नकुल शॉ का पीछा नहीं कर सका।
यहाँ तक कि विकास शॉ की गति भी उसकी आधी से कम थी। बाहर नकुल शॉ ने हल्की बहती फेरी को प्रसारित किया और पेड़ों के बीच छलांग लगाए। दौड़ते समय उसके पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे। उसकी हल्की बहती फेरी उच्च स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन जब वह इस कौशल का उपयोग करता था तो नकुल शॉ इसके साथ बहती हवा की मुद्रा का भी उपयोग कर सकता था। बहती हवा की मुद्रा 4 अधूरी पवित्र मार्शल आर्ट्स में से सबसे आसान चाल थी। इस समय जब उसने बहती हवा की मुद्रा और हल्की बहती फेरी का एक साथ उपयोग किया तो उसकी आकृति हवा की तरह तेज और अधिक फुर्तीली हो गई। टेंग टेंग, नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है और उसकी छलांगें चिकनी हो गई हैं। एक और पल में उसकी गति फिर से बढ़ गई। शुवा एक धुंध अविश्वसनीय गति से आया और चला गया। नकुल शॉ अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। इस बहती हवा की मुद्रा का इतना अद्भुत प्रभाव था। ये देखा जा सकता था कि नीरज शॉ सही रास्ते से भटक गया था जब उसने इसे एक आक्रामक कौशल के रूप में गलत समझा। ग्रीन लीफ गांव, टाइगर परिवार। एल्डर शॉ परिवार से एक प्रतिभाशाली युवक आया और उसने हमारे भाइयों को घायल कर दिया, टाइगर परिवार के एक योद्धा ने जल्दी से कहा। हम तुच्छ शॉ परिवार हमारे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी कमरे के अंदर बैठा था। बोलते समय वह अपनी चाय की प्याली से धीरे धीरे पी रहा था। वह ग्रीन लीफ गांव का राजा था और जो भी पिछले कुछ सालों से उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करता था वे सभी गायब हो गए थे। शॉ परिवार जैसा एक गुड टाइगर परिवार की नज़रों में सिर्फ एक चींटी था। अगर मुख्य शॉ संप्रदाय के लिए नहीं होता तो टाइगर परिवार ने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया होता। एल्डर, आपको हमारी मदद करनी होगी। वे आपको अपनी नज़रों में बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, टाइगर परिवार के लड़ाके रोए। शॉ परिवार को बताओ कि हम उन्हें उस युवक को सौंपने के लिए एक दिन का समय देंगे, वरना मोटे आदमी से निकलने वाली आवाज़ ठंडी थी। हाँ, टाइगर परिवार के लड़ाकों के चेहरे पर खुशी आ गई। अच्छा नहीं, शॉ परिवार का युवक आ गया है। ठीक उसी समय बाहर चीखें गूंज उठीं। प्लॉप प्लॉप, टाइगर परिवार की हवेली में एक धुंध आ गया और कोई भी उसकी एक भी चाल को रोक नहीं पाया। संप्रदाय नेता, युवक पहले ही हवेली के अंदर आ चुका है और उसने 10 से 20 लोगों को घायल कर दिया है। हवेली में अराजकता फैल गई। टाइगर परिवार के लाउंज के अंदर परिवार का मुखिया राकेश टाइगर 2 बुजुर्गों और छठे रैंक के व्यक्ति के साथ बैठा था। उस आदमी की गति बहुत तेज है, एक शाखा की तरह दुबले पतले बुजुर्ग ने कहा। शॉ परिवार के पास इतना प्रतिभाशाली युवक कब से था? मोटे बुजुर्ग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। अपने 5वें रैंक के योद्धा होने के बावजूद वे ये भी नहीं देख पा रहे थे कि वह कैसे चला। यह अच्छा था कि इस समय हवेली शांत हो गई क्योंकि वह युवक अब दिखाई नहीं दिया। सबकी नज़रें संप्रदाय के मुखिया की ओर मुड़ गईं, जिनकी खेती सबसे ज्यादा थी। राकेश टाइगर के बाल सफ़ेद थे लेकिन उनका चेहरा अभी भी शांत था। गति के मामले में मैं उससे तेज नहीं हूँ। ये कैसे संभव था? दिल सिकुड़ गए। आखिरकार राकेश टाइगर की खेती 6 महीने पहले छठे रैंक तक पहुंच गई थी और वह ग्रीन लीफ गांव में सबसे मजबूत व्यक्ति बन गया था। वे क्या कर सकते थे? टाइगर परिवार ने महसूस किया कि यह काफ़ी परेशानी भरा था। जाहिर है, अगर वह मुझसे सीधे सामना करता है तो मुझे यकीन है कि मैं जीत सकता हूँ। केवल संप्रदाय नेता ही शांत था। अगर वह बच्चा यहाँ आने की हिम्मत करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह वापस न जा सके, हर कोई चिल्लाया। इस समय उच्च स्तर के 80% लोग मौजूद थे और उनकी ताकत ग्रीन लीफ गांव के भीतर किसी भी शक्ति को कुचल सकती थी। अगर शॉ परिवार का वह युवक आता तो यह वह योजना थी जो राकेश टाइगर ने बनाई थी। हाँ, तुम सब एक साथ हो, ये सबसे अच्छा है। तुमने मुझे तुम सभी को खोजने की परेशानी से बचा लिया। छत से एक बचकानी हंसी आई। मौजूद सभी योद्धाओं की अभिव्यक्तियां बदल गईं। वह छत पर कब पहुंचा? बूम! छत कांप गई क्योंकि एक युवक ने उसमें एक छेद फाड़ दिया और कमरे के बीच में उतर गया। वह व्यक्ति नकुल शॉ था। उसका उतरने का बिंदु कमरे का ठीक बीच था, जिसका मतलब था कि वह घिरा हुआ था। हाँ, आने के लिए धन्यवाद। मोटे बुजुर्ग ने खुशी से दहाड़ लगाए। राकेश टाइगर और दुबले बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चौथे रैंक के अन्य 6 योद्धा भी उत्साह से भरे हुए थे। तुम वास्तव में उत्कृष्ट हो, लेकिन बस थोड़ा जवान हो। राकेश टाइगर के चेहरे पर मैं जीतूंगा का भाव था। अगर नकुल शॉ सीधे बाहर नहीं आता तो वे उसका कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह बहुत तेज था। लेकिन अब नकुल शॉ ने वह फायदा छोड़ दिया था और उनका सीधे सामना किया था। इस समय वे नकुल शॉ को तुम एक मंदबुद्धि हो वाले चेहरे से देख रहे थे। नकुल शॉ तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि तुम नहीं समझे कि शिकारी कौन है और शिकार कौन है। नकुल शॉ मुस्कुराया। बच्चे, मर जा। योद्धा उसके करीब आ गए, उत्साह से भरे हुए। केवल संप्रदाय के मुखिया की आंखों में चिंता थी। लेकिन नकुल शॉ पहले ही गिर चुका था, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। उसे नीचे उतारो, मोटे बुजुर्ग ने आदेश दिया। दहाड़ती बाघ मुट्ठी, पत्थर तोड़ हथेली, उड़ता बादल टांग।
योद्धाओं के समूह ने नकुल शॉ पर हमला करने के लिए विभिन्न कौशलों का उपयोग किया। नकुल शॉ ने एक साथ 6 लोगों के हमले का सामना किया। राकेश टाइगर और 2 बुजुर्गों ने नकुल शॉ को भागने से रोकने के लिए निकास की रखवाली की। पेंग पेंग बैंग विभिन्न प्रकार के कौशल नकुल शॉ पर उतरे। धातु दीवार पलटवार, नकुल शॉ का पूरा शरीर धातु जैसा हो गया और उसने हमलों को पलट दिया। क्रैकक, हड्डियों के टूटने की आवाज कभी खत्म नहीं हुई। प्लॉप प्लॉप प्लॉप, 6 आदमी जमीन पर गिर गए, सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। दृश्य ने 2 बुजुर्गों और राकेश टाइगर को चौंका दिया। उसने ये कैसे किया? मोटे बुजुर्ग चिल्लाए। अब तुम्हारी बारी है। नकुल शॉ तीनों का सामना करने के लिए मुड़ा। सर, हम कूटनीतिक रूप से बात कर सकते हैं। राकेश टाइगर के चेहरे पर रोने से भी बदसूरत मुस्कान आ गई। नकुल शॉ ने अभी जो ताकत दिखाई थी वह उनके ज्ञान से परे थी। यहाँ तक कि राकेश टाइगर को भी नकुल शॉ को हराने का कोई आत्मविश्वास नहीं था। मैं तुम्हें टाइगर परिवार के सभी लोगों को लेने और ग्रीन लीफ गांव छोड़ने के लिए 1 दिन का समय दूंगा, वरना मैं तुम्हारी सारी खेती को अपंग कर दूंगा, नकुल शॉ ने कहा। वह अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा ग्रीन लीफ गांव में रहा था और वह जानता था कि टाइगर परिवार आमतौर पर कैसे व्यवहार करता था। इसलिए नकुल शॉ की सजा वास्तव में काफ़ी हल्की थी। हाँ, राकेश टाइगर ने तुरंत जवाब दिया और दोनों बुजुर्गों की ओर देखा। क्या वे इतनी आसानी से सहमत हो गए? ठीक वैसे ही जैसे नकुल शॉ सोच रहा था। टकराती हवा की हथेली। राकेश टाइगर की आंतरिक शक्ति फट गई क्योंकि उसने नकुल शॉ के माथे पर एक उच्च स्तर की मार्शल आर्ट को गोली मार दी। मर जा। दोनों बुजुर्गों ने 2 तरफ से हमला किया। कम दूरी और 2 5वें रैंकर्स और 1 6ठे रैंक के उग्र हमलों के तहत, यहाँ तक कि नकुल शॉ भी बेखबर था। बच्चे, तुम बहुत जवान हो। राकेश टाइगर उन्माद में हंसा क्योंकि उसकी हथेली नकुल शॉ के माथे तक पहुंच गई। मंद बुद्धि। नकुल शॉ ठंडी हंसी हंसा और जहां वह मूल रूप से खड़ा था वहां एक परछाई छोड़ दी। अच्छा नहीं। राकेश टाइगर और 2 बुजुर्गों के हमले सभी चूक गए, वे नकुल शॉ के कपड़ों को भी नहीं छू पाए। शुवा, अगले ही पल नकुल शॉ एक बार फिर से तीनों के बीच में ठीक उसी स्थिति में दिखाई दिया जैसे कि समय पीछे की ओर बह रहा हो। क्या? राकेश टाइगर और दोनों बुजुर्गों की पीठ पर ठंडा पसीना बह गया। उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट, चरम स्तर। राकेश टाइगर मुश्किल से इन शब्दों को बोल पाया। इस समय उन्हें आखिरकार एहसास हो गया था कि यह युवक वास्तव में कितना भयानक था।